ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें। कौन कौन सा? ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और उसका वर्टेक्स है, वर्टिसेस है ए एंड डी। मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल जो एबीसी है उसका वर्टेक्स है ए, और बीडीसी का वर्टेक्स है डी। ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, दोनों सेम साइड यानी बेस दोनों का सेम है। इफ एडी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट ई, और यही एडी को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हम लोगों को दिया हुआ है और हमको शो करना है पहला में ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है। ए बी डी और ए सी डी, यानी ये दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अगर दिखाना है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उन दोनों ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग वही करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर हमको ए बी डी और ए सी डी को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन उससे पहले एक काम और कर लो, यहाँ पर सबसे पहले बता दो कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी डी सी ये आइसोसेलेस है, तो उसको गिवन करके लिख लो पहले, वो इजी लगेगा, आगे करने में इजी होगा। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस, ठीक है, और इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, आगे काम देगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पहले उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल का नाम हो गया। अब उसके बाद उसका कोई भी तीन पार्ट को हमको इक्वल दिखाना है, या तो दो एंगल एक साइड, दो साइड एक एंगल, या तीनों साइड। तीनों एंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है? नहीं होता है, वो क्लास 10 में पढ़ेंगे हम लोग। तीन एंगल से सिमिलर दो ट्रायंगल को दिखाते हैं, वो बाद में है। अभी पहले दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसका देखो ए बी और ए सी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। और रीजन में यहाँ पर हम फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम 1 लिख लेंगे। क्लियर है? इस फ्रॉम 1 के जगह में तुम लोग ये भी लिख सकते हो, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। कौन ज्यादा आसान है, ऐसे लिख के फ्रॉम 1 लिखना इजी है, या फिर सिंस ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस? फ्रॉम 1 लिखना आसान है, क्योंकि एक बार लिख लो, अब बार बार उसको फ्रॉम 1 टू ऐसे करते जाओ, आसान होगा ना ऐसे में। और नहीं तो बार बार उतना लंबा स्टेटमेंट लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। अब आगे, हाँ, टाइम भी बर्बाद होता है। दूसरा, बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, और यहाँ पर भी रीजन में हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए डी, कॉमन। पहले तो हम लोग दिखाएं ए बी इक्वल टू ए सी, उसके बाद बी डी इक्वल टू डी सी, अब उसके बाद ए डी इक्वल टू ए डी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल टू ए डी, और रीजन में कॉमन। तो किस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड साइड साइड। अब साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर हो गया? पहला पार्ट खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। अब दूसरा पार्ट में हमको क्या दिखाना है, ए बी ई और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ए बी ई और ए सी ई, ये पूरा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इस पूरे ट्रायंगल से दिखाना है। तो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों ट्रायंगल में कौन कौन सा पार्ट इक्वल है। सबसे पहले ए बी और ए सी इक्वल है, ए ई और ए ई कॉमन है, और कोई चीज यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ है। देख लो, बी ई और सी दिया हुआ नहीं है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है वो भी नहीं है, ये एंगल है और ये एंगल इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी, लेकिन उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल साइड साइड या साइड साइड एंगल, ऐसा होता है कोई कॉन्ग्रुएंसी। अब कुछ लोग क्या करता है, उसको साइड एंगल साइड कर देगा, तो गलत होगा कि नहीं है? क्यों गलत होगा? क्योंकि इस साइड के बाद यहां पर एंगल आता है, उसके बाद फिर एंगल आता है, तो एक एंगल को छोड़कर हम दूसरे एंगल के पास नहीं जा सकते हैं, कंसेक्यूटिव वाइज में बोला जाता है। ठीक है सभी को? हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, अगर उसमें हम यहाँ पर ये दोनों एंगल को
एंगल 1 और एंगल 2 मान ले और उसमें सीपीसीटी से पहले ही अगर बता दे कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो देखो तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। समझ में आया हम कैसे किए। हाँ, तो सबसे पहले हम जहां पर लिखे हैं इसी में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन में लिखेंगे बाई सीपीसीटी और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई कंफ्यूजन है। और जब इसे हम लोग 2 मान लिए तब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। अब दोनों ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE। इन दोनों ट्रायंगल में पहला क्या होगा, AB इक्वल टू AC। इसके लिए तो रीजन फ्रॉम 1 लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है ABC एंड BDC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2। उसके बाद तीसरा AE कॉमन हो जाएगा, AE इक्वल टू AE और रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन। हो गया यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अब देखो साइड एंगल साइड, क्या हम लोग जो लिखे हैं उससे हम लोग देखते हैं या फिगर से, फिगर से। इसे कभी मत देखना क्योंकि इसे हम लोग आगे पीछे भी लिख सकते हैं। फिगर में देखो पहले साइड उसके बाद एंगल फिर यहाँ पर साइड, मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACE क्या होगा, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACE और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे आते हैं थर्ड में, क्योंकि जितना जरूरत है हम लोग उतना करके दिखाते जा रहे हैं। ये सेकेंड नंबर, फिर आगे जैसे बोलेगा उसके हिसाब से निकालेंगे। थर्ड नंबर में हमको बताना है AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। कोई भी लाइन अगर किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर AE एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं AE जो होगा वो किसको बाइसेक्ट करेगा, एंगल A को। उसी तरीके से यहां पर कोई दूसरा एंगल ले लेंगे हम लोग, इसे एंगल 3 और एंगल 4 मान लेते हैं। अगर हम लोग किसी तरीके से प्रूफ कर दें कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो बोल सकते हैं कि AE जो होगा वो A को भी बाइसेक्ट करेगा और D को भी बाइसेक्ट करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का। क्योंकि हम लोग यही ना दिखाना था कि AE जो है यहाँ लिखा हुआ है AE बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो AE जो है वो एंगल A और D को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे प्रूफ करेंगे, जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि AE जो है वो A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 तो देखो यहाँ पे हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 से हो गया है, हुआ है ना। अब हमको दिखाना है 3 इक्वल टू 4। अब एंगल 3 और एंगल 4 दो एंगल को अगर हमको इक्वल दिखाना है, तो किसके हेल्प से हम लोग दो एंगल को इक्वल दिखाते हैं, सीपीसीटी। और सीपीसीटी के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों जिस दो ट्रायंगल में है वो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये और ये दोनों ट्रायंगल BDE और CDE ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर हम दिखा दिए, तो सीपीसीटी से बोल सकते हैं 3 इक्वल टू 4 होगा। हो गया। तो अब हम लोगों का काम क्या है, 3 इक्वल टू 4 को इक्वल दिखाने से पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना। हो गया यहां तक। अब देखते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होता है। सबसे पहला BD इक्वल टू DC, रीजन फ्रॉम 1 क्योंकि BDC आइसोसेलेस है। दूसरा DE इक्वल टू D कॉमन। और तीसरा 3 इक्वल टू 4 मत बोल देना, वो दिखाना है, नहीं तो पहले मार्क कर दिए हैं तो लगेगा कि नहीं 3 इक्वल टू 4 तो इक्वल है सर, उसी को लिख दीजिए। नहीं, ये हमको दिखाना है। तो हमको देखो BD और DC इक्वल दिया हुआ है, DE कॉमन है और तीसरा चीज तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर BE और EC इक्वल हो जाए तो काम हो सकता है ना। तो BE इक्वल टू EC किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और BAE और CAE में आ रहा है। अगर पहले जो हम लोग यहाँ पर जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं, अगर इसी ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पे बोल दे देयरफॉर BE
इक्वल टू सीई होगा, और रीजन में बाय CPCT, इक्वेशन नंबर 3। तो बताओ तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? किसके हेल्प से? साइड 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 के हेल्प से, क्योंकि पहला साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है, और BE और EC इक्वल है, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। पहले BDE और CDE, तो यहाँ पे वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE। याद है, इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। जब भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना हो तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिखेंगे पहले। तो दोनों ट्रायंगल का नाम लिख लिए। अब उसमें देखो, BD इक्वल टू CD होगा, BD इक्वल टू CD, रीजन में फ्रॉम 1। उसके बाद दूसरा DE इक्वल टू DE, और रीजन में कॉमन। और तीसरा में BE इक्वल टू CE, BE इक्वल टू CE, रीजन में फ्रॉम 3। हो गया? तो किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ दोनों ट्रायंगल? साइड 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 से। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BDE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDE, और रीजन में लिखेंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। हो गया? क्लियर है? अब जब दोनों ट्रायंगल साइड साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग क्या बताएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा बाय CPCT। तो जस्ट इसके बाद, जगह नहीं हम यहाँ लिख रहे हैं, एंगल यहाँ पे लिखेंगे 3 इक्वल्स टू 4, और रीजन में क्या लिखेंगे, बाय CPCT। इसे ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है? अब ये बताओ, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 के हेल्प से बोल सकते हैं AE बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D? बोल सकते हैं ना? हाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। हो गया, 3 पार्ट हम लोग का खत्म। तीसरा नंबर यहां से स्टार्ट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना कैसे हम लोग एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं सब कोई को? हाँ, क्योंकि अपने मन से हम कहीं पर नहीं बना रहे हैं, या हम शुरुआत में ही ये नहीं लिख दिए, या शुरुआत में हम ये नहीं लिखे, हम लोग को जैसे जरूरत पड़ा उस हिसाब से हम लोग लिखते जा रहे हैं। पक्का क्लियर है ना सभी को अच्छे से? ठीक। अब आते हैं थर्ड में, AE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बाइसेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हो कोई? हाँ बोलो। हाँ, 90 डिग्री भी बनेगा जहां पे बाइसेक्ट हो रहा है, और वो इक्वल भी होगा। मतलब ये कि अगर AE BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, AE, इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री भी बनेगा, और BE और EC भी इक्वल होगा। तो हम लोगों का तो प्रूफ हो चुका है, BE इक्वल टू CE हो चुका है ना? तो एक काम तो हो गया है। बस हम लोग ये किसी तरह से ये दिखा दे कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, 90-90 है। इसे मान लेते हैं एंगल 5, और इसे मान लेते हैं 6। अगर हम 5 और 6 दोनों को 90 अगर दिखा दिए तो हम लोग बोल सकते हैं ये इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। दिखा सकते हैं ना? तो हम लोग का काम क्या है अब, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना। सबसे पहला तो इक्वल दिखाएंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180। रीजन? नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक। एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल रहता है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है, और रीजन में क्या लिखते हैं, लीनियर पेयर। और दो से ज्यादा एंगल रहेगा तो लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि लीनियर पेयर में दो ही एंगल होता है। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं BEC इज अ स्ट्रेट लाइन, या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? हाँ।
तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एंगल 5 और एंगल 6 को पहले इक्वल दिखाएंगे। तो बताओ तो एंगल 5 और एंगल 6 कहां से इक्वल मिलेगा? सीपीसीटी से। कौन सा दो ट्रायंगल में? ये वाला बीडीई और सीडीई, जहां पर हम लोग ये दिखाए हैं उसी में हम लोगों को ये बता देना पड़ेगा कि 5 और 6 भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये 3 4 लिखे हैं ना, तो यहीं पर हमको और दो एंगल, एक एंगल को और दिखाना पड़ेगा। यहीं पर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, और यहाँ पर भी लिखना होगा बाय सीपीसीटी, इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट है? पक्का? अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहां से फ्रॉम 5 सीधे लिखेंगे हम लोग। पहले यहां से लिखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है। अब 5 इक्वल टू 6 है, तो हम 5 की जगह में 6 लिख सकते हैं। तो एंगल 5 को एंगल 5 लिखो, सॉरी 6 लिखो, और एंगल 6 को एज इट इज इक्वल टू 180। एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6 इक्वल टू 180। तो ये इंप्लाई करता है एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 6 जब 90 है तो 5 भी तो 90 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 6। कोई डाउट है? और यहां पर एक लाइन और लिख देना, यहां पर इस जगह पे फ्रॉम 5, ताकि समझ में आएगा कि हम कहां से ये दोनों को इक्वल दिखाए हैं। क्लियर है अच्छे से? अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों के हेल्प से बोल सकते हैं कि AE जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। बोल सकते हैं ना? अच्छे से क्लियर है यहां तक? तो हम लोग डायरेक्ट अब आंसर लिखते हैं यहां पर, फ्रॉम 5 एंड 6, सॉरी 3 एंड 6, फ्रॉम 3 एंड 6 क्या लिखेंगे, AE इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया सभी को?